हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, सितंबर 2020 में हमने आपको टाटा मोटर्स का स्टॉक सजेस्ट किया था और ये वो दौर था जब लोग टाटा मोटर्स के स्टॉक पर थूकने को भी नहीं तैयार थे। आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारी बात मानी और टाटा मोटर्स के स्टॉक को उस रेट पे खरीदा, उन्होंने कुछ ही महीनों में अपने पैसे डबल कर लिए। तो दोस्तों, यही फायदा होता है जब आप किसी अंडर वैल्यूड स्टॉक में पैसा लगाते हैं और उस वक्त लगाते हैं जब दुनिया उस स्टॉक को बेच रही होती है। दोस्तों, हमेशा एक बात को ध्यान में रखें, अगर आप भीड़ के साथ रहेंगे और भीड़ के साथ जाएंगे तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि उस भीड़ के द्वारा ही आप कुचल दिए जाएंगे या दबा दिए जाएंगे। और अगर आप भीड़ से अलग होके रहते हैं तो आप राजाओं की तरह रहेंगे, लेकिन भीड़ से अलग रहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। और क्या ये हिम्मत आपके पास है? तो दोस्तों, टाटा मोटर्स में अब हमें क्या करना चाहिए? क्या इसमें वैल्यू लेफ्ट है? क्या इस लेवल पर एंट्री करना चाहिए? इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इस बारे में हम वीडियो के थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं और ऑटो सेक्टर की कुंडली खोलकर देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो मैं आपके साथ टाटा मोटर्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को शेयर करूंगा ताकि एक आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो आइए सबसे पहले हम ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो अगर आप ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो उसमें आपको क्या दिखता है? पहली चीज कि टाटा मोटर्स जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है फ्रॉम द ऑटो सेक्टर। और टाटा मोटर्स के साथ आयशर मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तीसरी चीज जो ध्यान देने वाली है कि मारुति ने अंडर परफॉर्म किया है और ये इसलिए सरप्राइजिंग है क्योंकि उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं और उन्होंने 24% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। इसके बावजूद भी उसका स्टॉक गिर रहा है और उसकी जो बड़ी वजह है कि उसके जो मार्जिन्स हैं उसमें काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है रिसेंट टाइम्स में। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, रबर, कॉपर, इन सारी कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो मारुति के इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपने कार्स के जो प्राइसेस हैं वो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मार्केट में उस तरीके की डिमांड उसे नहीं दिख रही है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान मारुति को इसलिए हो रहा है कि उन्होंने अपने इनपुट कॉस्ट को ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कर दिया है और इससे ज्यादा कम करना उनके लिए मुश्किल है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको ऑटो सेल्स का कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो व्हीकल सेल्स का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं और ये डेटा SIAM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ये डेटा को रिलीज किया गया है। और हम राइट साइड पर आपको जो डेटा दिखा रहे हैं वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन का डेटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे व्हीकल सेल्स का डेटा है, राइट हैंड साइड पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन का डेटा है। तो इस डेटा में जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। तो अगर आप सेल्स का डेटा देखेंगे तो वहां पे सेल्स की स्थिति थोड़ी ज्यादा अच्छी दिख रही है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन का डेटा देखें तो उसमें हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है ऑटो के डेटा में। ये दोनों डेटा दोस्तों हमने रिलायबल सोर्सेस से लिया है, तो मुझे पता नहीं ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिख रहा है। तो ये जो दोनों सेगमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर व्हीकल सेल्स डेटा और राइट हैंड साइड पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा, इसमें अगर आप देखें तो इसमें हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं जनवरी 2021 के डेटा को जनवरी 2020 के डेटा से, यानी कि आज से एक साल पहले के डेटा को आज के डेटा के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। और इसका पर्पस यह है कि हम पिछले साल के कंपैरिजन में इस वक्त अच्छी स्थिति पर है या बुरी स्थिति पर है। तो दोनों डेटा में हमें कॉन्ट्रडिक्शन तो दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल कर आते हैं जो दोनों सेगमेंट के डेटा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का डेटा देखें यानी कि व्हीकल सेल्स का डेटा देखें तो इसमें हमें व्हीकल्स के सेल्स में ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन वो ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। SIAM का कहना है
कि अगर हम CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो ऑटो इंडस्ट्री करीब 1%, जी हां, सिर्फ 1% के रेट से ग्रो कर रही है। दूसरी चीज जो निकल कर आती है कि अगर आप टू व्हीलर का डेटा देखें तो टू व्हीलर फोर व्हीलर के डेटा को अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि टू व्हीलर की सेल्स में जो ग्रोथ हो रही है वो फोर व्हीलर के सेल्स से कम है। और इसका कारण यह है कि दोस्तों आप जानते हैं कि टू व्हीलर ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास के लोग चलाते हैं और इस पैंडेमिक की वजह से उन पर ज्यादा असर पड़ा है कंपेयर टू अपर मिडिल क्लास एंड हाई क्लास। तीसरी चीज जो निकल कर आती है वो ये है कि थ्री व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल में हमें काफी ज्यादा डिस्ट्रेस दिख रहा है और वहां पर हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे जो कमर्शियल व्हीकल्स हो जैसे कि बसेस, ट्रक्स एटसेट्रा, ये ज्यादातर जो हैं जो बैंकों से बड़े बड़े अमाउंट लोन लेकर खरीदे जाते हैं। तो अगर इस सेक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो इसकी वजह से बैंकों के डिफॉल्ट्स बढ़ सकते हैं और बैंकों को बहुत बड़ा चूना लग सकता है। तो SIIM ने एक और धमाकेदार बात बोली है और वो ये है कि ऑटो सेक्टर इज गोइंग थ्रू स्ट्रक्चरल स्लोडाउन, यानी कि ऑटो सेक्टर में जो है एक ऐसी गिरावट देखने को मिल रही है जो कि आगे काफी टाइम तक जारी रहेगी। और इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ डेटा शेयर किया है और ये डेटा जो है पिछले कई सालों को उन्होंने डिकेड बाय डिकेड कंपेयर करके दिखाया है और ये बताया है कि अगर डिकेड वाइज देखें जो ऑटो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ की जो CAGR है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये ऑटो सेक्टर के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। तो दोस्तों अगर इस वक्त आप ऑटो सेक्टर की स्थिति देखें तो उसमें तीन चीजें, बड़ी चीजें निकल कर आती हैं। पहली चीज ये कि कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग अप, जैसा कि मैंने बताया कि स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, रबर, इन चीजों की कॉस्ट बढ़ रही है जिसको यूज करके कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है। दूसरी चीज जो निकल कर आती है कि सेमीकंडक्टर चिप्स का जो इस्तेमाल होता है कार्स में, उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है और ये जो कमी है, ये जो सप्लाई की जो कमी आई है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रही है और इसकी वजह से कार के प्रोडक्शन पे भी इंपैक्ट हो रहा है। दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स के अवेलेबिलिटी में जो कमी हमें दिख रही है, ये कोई टेम्पररी कमी नहीं है जो एक दो हफ्ते में ठीक हो जाएगी। ये कमी कई महीनों तक रहने वाली है और लोगों का अनुमान है कि कम से कम ये 6 से 8 महीने तक हमें ये शॉर्टेज देखने को मिलेगी। तीसरी चीज जो निकल कर आ रही है कि जो ओवरऑल डिमांड है वो उस तरीके से नहीं ग्रो कर रहा है जिस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने आपके साथ डेटा पॉइंट शेयर किए हैं। तो आइए दोस्तों अब मैं ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज ये है कि दोस्तों आप जानते हैं कि आने वाला दौर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और आज के दौर में हर कंपनी इस डायरेक्शन में काम कर रही है और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि सारी जो कंपनीज हैं वो ईवी मॉडल्स लेकर आने वाली हैं। और सिर्फ ईवी ही नहीं, आने वाले दौर में आप देखेंगे कि सेल्फ ड्रिवन कार्स और यहां तक कि फ्लाइंग कार्स भी हमें देखने को मिलेंगी। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, ये ऑटो सेक्टर को एक नया थ्रस्ट दे सकती हैं। दूसरी जो पॉजिटिव चीज है कि गवर्नमेंट ने एक ग्रीन टैक्स को इंप्लीमेंट किया है। तो इस टैक्स के अंतर्गत जो व्हीकल्स 8 साल से पुरानी हैं उनको ज्यादा रोड टैक्स देना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट ये है कि जो 15 ईयर्स से पुराने व्हीकल्स हैं उनको बाय 2022 स्क्रैप करना पड़ेगा। तो इन दोनों डेवलपमेंट की वजह से ऐसा हो सकता है कि आने वाले सालों में कार्स की रिसाइकलिंग हो और लोग पुरानी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करके या स्क्रैप करके नई गाड़ियां खरीदें। तीसरी चीज जो पॉजिटिव ये है कि बजट में जो अनाउंसमेंट किया गया है कि 26% हाइक किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड में। इसकी वजह से उन कंपनीज को फायदा मिल सकता है जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाती हैं जैसे कि अशोक लेलैंड। आइए दोस्तों अब हम अपने मेन मुद्दे पर बात करते हैं, यानी कि टाटा मोटर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा पिछला टाटा मोटर्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे देखें, क्योंकि उसमें हमने पूरे टाटा मोटर्स के बैकग्राउंड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
तो पिछले कुछ महीनों में हमें टाटा मोटर्स में एक बहुत ही शार्प रैली देखने को मिली, और ऐसा क्यों हुआ उसके जो मेन रीजंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में, टाटा मोटर्स के वीडियो में बताया कि टाटा मोटर्स इज अ टर्न अराउंड स्टोरी, और ये कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। दूसरा जो कारण है कि टाटा मोटर्स का इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग जो फोकस है डेट रिडक्शन पे, यानी कि वो अपना कर्जा कम करना चाहते हैं, और पिछले क्वार्टर में ही उन्होंने करीब 7,000 करोड़ अपना कर्ज कम किया है। और कंपनी ने ये गाइडेंस दिया है कि बाय 2023 टाटा मोटर्स विल बी टोटली डेट फ्री। इस वक्त जो टाटा मोटर्स की स्थिति है, करीब 55,000 का डेट कंपनी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तीसरा जो कारण है कि टाटा मोटर्स ने रोबस्ट सेल्स पोस्ट किए हैं, और उन्होंने जो रिटेल व्हीकल के सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 66% का ग्रोथ किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप जेएलआर का डेटा देखें तो उसमें भी उन्होंने 13% का ग्रोथ दिया है, हालांकि इसे हम कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं बोलेंगे। चौथा जो कारण है कि कंपनी ने चाइना मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और वहां पर सेल्स में ईयर ऑन ईयर करीब 19% का ग्रोथ दिखाया है। पांचवा कारण यह है कि टाटा मोटर्स ने अपने मार्जिन्स को काफी ज्यादा बढ़ाया है और इंप्रूव किया है, और इस वक्त उनकी जो मार्जिन की स्थिति है वो देखें तो पिछले 6 साल में जो है वो बेस्ट पोजीशन पे इस वक्त नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए हो पाया है कि उन्होंने काफी सारे कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंप्लीमेंट किए हैं। छठवां जो कारण है कि टाटा मोटर्स ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को रिप्लेस कर दिया है, और इस वक्त टाटा मोटर्स जो है थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल बन गई है इंडिया में। तो आइए दोस्तों, अब हम टाटा मोटर्स के नेगेटिव्स की बात करते हैं। जो पहला नेगेटिव है दोस्तों कि टाटा मोटर्स का स्टॉक अब काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड टेरिटरी में पहुंच गया है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले कुछ महीनों में हमें रैली देखने को मिली है, तो टाटा मोटर्स इस वक्त शायद दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा ऑटो सेक्टर का स्टॉक बन गया है। और अगर आप इसके FY22 के अर्निंग्स को, एस्टिमेटेड अर्निंग्स को ध्यान में रखकर देखें तो भी ये 27 PE पे ट्रेड हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल टेरिटरी में पहुंच गया है। दूसरा जो इसका नेगेटिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेमीकंडक्टर्स की जो शॉर्टेज चल रही है वर्ल्ड वाइड, उसकी वजह से टाटा मोटर्स पर भी इंपैक्ट पड़ा है। तीसरी चीज दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि टाटा मोटर्स के जो ओवरऑल रिटेल सेल्स में हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा कमाई जो होती है वो JLR की वजह से होती है, और उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। एट द बेस्ट वी कैन से कि उसमें हमें एवरेज ग्रोथ देखने को मिल रहा है। चौथा जो नेगेटिव है, स्लो डाउन इन कॉमर्शियल व्हीकल स्पेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको डेटा पॉइंट दिखाया कि कॉमर्शियल व्हीकल्स में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, इनफैक्ट उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट टाटा मोटर्स पर पड़ेगा। और पांचवा जो सबसे इंटरेस्टिंग नेगेटिव है कि एंट्री ऑफ टेस्ला। दोस्तों, आपने खबर पढ़ी होगी कि टेस्ला अब इंडियन मार्केट्स में आ चुका है। हालांकि इनकी जो कार है वो प्रीमियम सेगमेंट में कॉम्पीट करेगी, क्योंकि इनके जो कार्स की जो इंडिया में जो प्राइस जो तय की गई है वो 25 लाख से 60 लाख के बीच में हो गई है। तो ये एक जो प्रीमियम सेगमेंट की कार्स है, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, JLR, उनके साथ कंपीट करेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि JLR इज ओन्ड बाय टाटा मोटर्स, तो कहीं ना कहीं अगर टेस्ला में ग्रोथ होती है तो ये टाटा मोटर्स के सेल्स को भी इंपैक्ट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो नोन पॉइंट्स हैं, और वो स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं उनमें अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो अगर ये नेगेटिव पॉइंट्स और ज्यादा नेगेटिव होंगे तो ये स्टॉक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जरा देखते हैं कि ब्रोकर्स इस स्टॉक के बारे में क्या कहते हैं। तो मैं आपसे कुछ ब्रोकर्स के जो प्राइस टारगेट्स हैं टाटा मोटर्स के, वो आपके साथ शेयर करता हूं, जो उन्होंने रिसेंटली ही 1-2 हफ्ते में दिए हैं। तो सबसे पहले जियोजीत की बात करते हैं। जियोजीत ने टाटा मोटर्स का 372 रुपीज का टारगेट दिया है। वहीं HDFC ने टाटा मोटर्स का 315 रुपीज का टारगेट दिया है। ICICI बैंक ने 301 रुपीज का टारगेट दिया है, लेकिन प्रभुदास लीलाधर ने इस स्टॉक पर
सेल की रेटिंग दी है और उन्होंने इसका जो टारगेट दिया है 231 रुपीज दिया है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने इस स्टॉक को 140 लेवल्स के आसपास खरीदा है, जैसा कि हमने आपको सजेस्ट किया था, अगर आपने इसे 140 से 180 के लेवल पे खरीदा है और आपने अभी तक पोजीशन को आप होल्ड कर रहे हैं, तो कंटिन्यू टू होल्ड। आपने इसे एक बहुत अच्छे प्राइस पे खरीदा है और इसे आप 2025 तक होल्ड कर सकते हैं और इस स्टॉक पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर स्टॉक में कहीं भी एग्जिट की अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको इस वक्त इस स्टॉक में एंट्री लेनी है तो क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप इसे जो करंट लेवल से लेकर यानी कि 325 लेवल से लेकर 175 लेवल्स तक इसको लगातार एक्यूमुलेट करिए। और हमने कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर किए हैं और साथ में क्वांटिटी भी आपके साथ शेयर की है। तो अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो करीब 205 रुपीज के आसपास रहेगी और जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस रहेगा टाटा मोटर्स में एंटर करने का। दोस्तों देखिए, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हमेशा तब स्टॉक को खरीदिए जब उसमें आपको वैल्यू दिखे। अगर आप बहुत ही महंगे रेट पर स्टॉक को खरीदेंगे तो कुछ टाइम तक तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन बहुत जल्दी ही आप वो प्रॉफिट को लूज कर देंगे और अगर बाजार में गिरावट होती है तो काफी ज्यादा आपको लॉस भी सफर करना पड़ सकता है। इसलिए समझदारी की बात है कि स्टॉक को तभी खरीदें जब वो एक अच्छे रेट पर आपको मिले। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार, टाटा मोटर्स तो इतना ऊपर चढ़ गया, आप थोड़ी ना ये गिरेगा। दोस्तों मैं आपसे हमेशा एक बात शेयर करता हूं कि इस दुनिया में कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो क्रैश प्रूफ है। हर स्टॉक में गिरावट होती है, आपको सिर्फ पेशेंटली अपने लेवल के लिए वेट करना है। आज से कुछ महीने पहले कौन मानने को तैयार था कि रिलायंस का स्टॉक गिरेगा, और अब देखिए 2300 से गिर के स्टॉक 1800 के लेवल को टच किया। तो अगर आप स्टॉक को महंगे रेट पे खरीदते हैं तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।